हाँ, क्लास 9th में बच्चों हमने आपको वेग तक पढ़ाया था और वेग को 4 भागों में बांटा था। पुनः उसको रिपीट कर देते हैं। पहला भाग था एक समान वेग, दूसरा था असमान या परिवर्ती वेग, तीसरा औसत वेग और चौथा वेग का जो प्रकार है तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था, स्पीच दे दिया था। अब आज के स्पीच में हम आपको त्वरण से स्टार्ट करते हैं। त्वरण किसे कहते हैं छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते आए होंगे, बट यहाँ पुनः रिपीट कर देते हैं। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और डेल्टा t सेकेंड के बाद उसका वेग v हो जाता है, तो त्वरण होगा v माइनस यू बटे डेल्टा टी। ये हुआ आपका त्वरण का सूत्र, a बराबर v माइनस यू बटे डेल्टा टी। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह बच्चों एक सदिश राशि, इसमें दिशा भी आवश्यक होती है। त्वरण के बाद आपको हम बताने जा रहे हैं मंदन, अंग्रेजी में से रिटार्डेशन कहेंगे। तो मंदन क्या होता है? जैसे त्वरण में वस्तु का वेग बढ़ना आवश्यक है, उसी प्रकार मंदन में वस्तु का वेग एक नियत दर से घटता हुआ जाता है। जैसे त्वरण में वेग एक नियत दर से बढ़ता हुआ चला जाता है, उसी प्रकार मंदन में किसी वस्तु का वेग एक नियत दर से घटता हुआ जाता है। तो मंदन की परिभाषा आपको बता दें। यदि गतिमान वस्तु के वेग का परिमाण घट रहा है तो उसे हम त्वरण कहेंगे, उसे हम त्वरण कहेंगे या मंदन कहेंगे। यानी किसी वस्तु के एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को, किसी वस्तु के एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को यदि वेग में कमी आ रही है तो मंदन कहते हैं। इसके बाद अब आपको सीखना है, विशेष चीज है गति का ग्राफीय निरूपण। गति का ग्राफीय निरूपण। आप किसी गति को किसी ग्राफ पर अगर दिखाते हैं तो उसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि x अक्ष पर समय को लेते हैं और y अक्ष पर दूरी को लेते हैं। समय बढ़ रहा है, उसके साथ साथ दूरी भी बढ़ रही है। अगर वस्तु एक समान चाल से चल रही है, उसकी चाल कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तो वस्तु के चाल का जो है, गति का जो है ग्राफीय निरूपण एक सीधी रेखा आएगी, एक सरल रेखा आएगी। इस तरह से उसके ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, या उसकी असमान चाल है। तो बच्चों x अक्ष पे समय का मापन किया जाता है और y अक्ष पर दूरी का मापन किया जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ती जाती है, यानी समांतर रेखा में समय बढ़ती है और लंबवत रेखा में उसकी दूरी बढ़ती है, तो समय के साथ साथ अगर दूरी भी बढ़ रही है तो एक तरह से जैसे आयत होता है, आयत में आपकी लंबाई वाली भुजा समय दर्शाएगी और ऊंचाई वाली भुजा, चौड़ाई वाली जो है वो दूरी दर्शाएगी। अगर उसके विकर्ण जो है जो विकर्ण सीधा सीधा जा रहा है उस पर ग्राफ आता है गति का, तो इस तरह से एक समान गति का वो ग्राफ रहेगा। दूसरा ग्राफ आपको दूरी समय ग्राफ। जब असमान चाल हो, यदि वस्तु की चाल असमान है, यानी आप 5 मिनट तेज वो वस्तु चली है, फिर 5 मिनट के बाद
2 मिनट वो उसकी गति स्लो हो गई, तो उसका एक सीधी रेखा या सरल रेखा में ग्राफ नहीं मिलेगा। उसका ग्राफ एक बार ऊंचाई जाएगा, फिर ऊंचाई कम होगी, एक समांतर रेखा सी बनेगी। तो इस तरह से उसका सीधा एक बीकर टाइप ग्राफ नहीं बनेगा, ऊंचाई घटती बढ़ती जाएगी। इस तरह से असमान चाल होगी। तीसरा आपको आप बता रहे हैं वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में क्या होता है, वेग को हम वाई एक्स पे लेते हैं और समय को एक्स एक्स पे लेते हैं। अगर वेग और समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल, तो वेग को हमने ले लिया वाई एक्स पर और समय को ले लिया एक्स एक्स पर, तो वेग बराबर आपका सूत्र बन गया विस्थापन बटा समय। यदि हम विस्थापन निकालना चाहें तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय है, तो समय जाके वेग में गुणा हो जाएगा, जो समय है वेग में, तो विस्थापन बराबर आपको मिलेगा वेग गुणे समय अंतराल। इस तरह से जो वेग समय ग्राफ होता है उससे विस्थापन मिलता है। और वो विस्थापन क्या होता है आप बुक में देखेंगे ध्यान से, एक ग्राफ के नीचे का संपूर्ण छायांकित भाग होता है। एक ग्राफ के नीचे का संपूर्ण छायांकित भाग होता है यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, तो बिल्कुल विकर्ण की तरह से सीधी रेखा बनेगी और उस विकर्ण के नीचे का संपूर्ण छायांकित भाग उस वस्तु का विस्थापन बता देगा। यदि वस्तु असमान गति से चल रही है तो उसके नीचे का जो छायांकित भाग आएगा उसकी ऊंचाई कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। आप ग्राफ में स्पष्ट देखिए, यहाँ पे हम बुक में देख रहे हैं, बुक आपके सामने होगी तो आप देख सकते हैं, जो भी छायांकित भाग है उसकी ऊंचाई घटती बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से असमान वेग का जो ग्राफ है, कहीं पर ऊंचाई ज़्यादा कहीं पर ऊंचाई कम मिलेगी, और इससे वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात किया जाता है। वेग समय ग्राफ से वस्तु का विस्थापन ज्ञात किया जाता है, और ये विस्थापन जो होता है उस ग्राफ के नीचे का संपूर्ण छायांकित भाग होता है। इसके बाद बच्चों आपको ग्राफी विधि से गति के समीकरण ज्ञात करने का सिस्टम इस किताब में समझाया गया है। गति के आपके पास 3 समीकरण होते हैं और तीनों समीकरण शायद नीचे कक्षाओं में मिले हों, अगर नहीं मिले हैं तो आप सुन लीजिए। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण होते हैं, इसको ग्राफ से तीनों बड़े विधिवत ढंग से निकाला जाता है, सूत्र बनता है उसका, और आपकी इस बुक में दिया है। तो हम आपको समझाते हैं। पहला समीकरण करते हैं ग्राफ देखकर, ग्राफ के अध्ययन से। यदि ग्राफ में आपको एक्स एक्स पर समय दिया गया है और वाई अक्ष पर वेग दिया गया है, तो ग्राफ देखें, अगर ग्राफ में आपकी एक सीधी रेखा जा रही है तो आपका एक समान वेग से वस्तु की गतिमान स्थिति दर्शाती हुई प्रतीत होती है। तो जब एक समान वेग होगा तो उसका जो त्वरण होगा वह भी एक समान होगा। अब त्वरण बराबर आप जानते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो त्वरण को ए से दर्शाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, वेग परिवर्तन आपका अगर प्रारंभिक वेग u है ग्राफ में, अंतिम वेग v है, तो ये ऊंचाई जो बन रही है बाएं साइड में, ये ऊंचाई 0 से a तक
ग्राफ का ये यू दर्शाती है। और दूसरी साइड जो ऊंचाई बन रही है, ये ऊंचाई आपकी v दर्शाती है b से c तक। अब वेग परिवर्तन अगर दिखाया जाए तो आपका होगा v माइनस यू। प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ, ये हुआ v माइनस यू। और इसके लिए समय कितना लग गया उसको हम t से दर्शाते हैं, तो होगा v माइनस यू बटे टी। ये आपको a बराबर मिला। तो इस तरह से आपको a बराबर मिल गया v माइनस यू बटा टी। अगर t को आप पक्षांतर कर दें, बाएं साइड में t जाएगा, तो बनेगा a टी बराबर v माइनस यू। और पुनः अगर आप a टी की तरफ माइनस यू दाहिने से भेजते हैं बाएं तरफ, तो आपका आके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सूत्र बन जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। अब इस तरह से आपको पहला सूत्र प्राप्त हो गया गति का, v बराबर u प्लस ए टी। बहुत स्पष्ट आपको पुनः हम ब्लैक बोर्ड पर समझा देंगे, लेकिन अगर आपके सामने बुक हो तो ध्यान से सुने। इस ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा u से जो u की दूरी दिखाई गई है o से a तक की दिखाई गई है बाएं साइड में। मूल बिंदु o से a तक की दूरी आपको u दिखाई गई है, और दाहिने साइड में आप देखें v जो दिखाया गया है b से c तक की दूरी है। और अगर वेग परिवर्तन लिया जाए तो v से u को घटाया जाएगा, ये आपको वेग परिवर्तन होगा। और इस वेग परिवर्तन में जो समय लगा है उसको t से दर्शाया गया। और इस ग्राफ में ये दूरी आपको OC है। इस तरह से अगर वेग परिवर्तन को इस दूरी के हिसाब से नापा जाए तो BC माइनस DC बटे OC आपको मिल रहा है। और BC की जगह आपको V रखना पड़ेगा, और DC की जगह आपको U रखना होगा, और OC जो है टाइम दर्शा रहा है, इसकी जगह T रखना होगा। तो इस तरह से त्वरण बराबर आपको मिल जाएगा A बराबर BC माइनस DC बटे OC। तो BC की जगह आप B रखें, DC की जगह U रखें, और OC की जगह T रखें। तो इस तरह से आपको मिल गया A बराबर V माइनस यू बटे T। अब आपने पक्षांतर किया तो पक्षांतर करने पर आपका सूत्र प्राप्त हो गया V बराबर U प्लस ए टी। ये रहा गति का प्रथम समीकरण। पुनः आपको समय स्थिति के संबंध के लिए समीकरण। अच्छा, ये जो पहला समीकरण आपको मिला है इसका नाम होता है वेग समय संबंध के लिए समीकरण। वेग समय संबंध के लिए समीकरण। इस समीकरण में आप देखें दो चीज केवल मिल रहा, वेग और समय, वेग और समय। अब दूसरा जो समीकरण है उसका नाम होता है समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। अब इस समय स्थिति का मतलब किस टाइम के बाद वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो गई। अब टी समय बाद वस्तु की क्या स्थिति बनी, पहले टी समय पहले कहाँ थी और टी समय बाद कहाँ है, दोनों के बीच में स्थितियों में अंतर क्या हुआ। इसके लिए अब मान लेते हैं वस्तु एक समान त्वरण ए से टी सेकेंड में यश दूरी तय करती है। तो आपको चित्र से ग्राफ से जो मिल रहा है वो मिल रहा है कि वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये आपका ए बी यही ग्राफ है, इस ए बी के नीचे जो पूरा घिरा हुआ क्षेत्र है वही आपका पूरा पूरा क्षेत्र ही विस्थापन रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आपको यश बराबर मिलेगा, यानी वो विस्थापन बराबर मिलेगा बस द्वारा तय की गई दूरी यश बराबर मिलेगा ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, मूल बिंदु ओ से ए तक और ऊपर बी से सी तक, इस चारों बिंदु के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वही पूरा पूरा वस्तु का विस्थापन है। अब इसमें आपको दिखाई देगा कुछ पार्ट इसमें जो है ओ ए डी सी बिल्कुल आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका विस्थापन वस्तु का यश बराबर आपको मिलेगा क्षेत्रफल
OADC प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज ABD। तो OADC का क्षेत्रफल आपको हो जाएगा OA गुणे DC। OA दूरी आपकी U है और OC दूरी जो आपकी है T है, तो ये हो गया UT। और उसके बाद जो त्रिभुज बन रहा है ऊपर साइड में ABD, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार आपका मिलेगा AD और ऊंचाई मिलेगी BD। AD वाली जो दूरी है वह आपकी T है और ऊंचाई जो बन रही है वह AT बन रही है। ऊंचाई जो बन रही है वो AT बन रही है। AT इसलिए बन रही है कि जो ऊंचाई आपकी बन रही है वो है V-U, वो है V- और V-U प्रथम समीकरण में आप देखें V-U AT के बराबर है। वह मान उठा के यहाँ पर हम प्रतिस्थापित करेंगे प्रथम समीकरण से, तो ऊंचाई V-U की जगह आपको मिल जाएगा AT। तो इस तरह से यस बराबर आपको मिलेगा UT और प्लस हाफ T गुणे AT। तो टी का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये बच्चों हुआ गति का द्वितीय समीकरण। इस तरह से ग्राफ से आपने गति का दूसरा समीकरण प्राप्त कर लिया। पुनः तीसरा समीकरण प्राप्त किया जाता है वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। इसका नाम है वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। तो वेग स्थिति संबंध में क्या होता है, वेग को आप y-अक्ष पे मानेंगे और समय को x-अक्ष पे मानेंगे और त्वरण आपका a होगा। इस समय में जो विस्थापन हो रहा है वही विस्थापन है OABC, इसके अंदर घिरा हुआ पूरा क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा फिगर गणित के हिसाब से आप दूसरा सूत्र लगा लेंगे। OABC जो फिगर है आप ध्यान से देखें, यह एक समलंब बन रहा है। इसमें OA BC के समांतर है। आमने सामने की एक जोड़ा भुजाएं जो हैं समांतर बन रही हैं और एक जोड़ी जो भुजाएं हैं वो समांतर नहीं है। OC और AB समांतर नहीं है, लेकिन OA और BC ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। इस तरह से आप इनके बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, यस बराबर लिख सकते हैं समलंब OABC का क्षेत्रफल। अब समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की लंबवत ऊंचाई। तो यस बराबर आपको मिला 1/2 OA धन BC, ये समांतर भुजाएं हैं OA और BC, और इंटू आपको OC मिलेगा। इनके बीच की जो दूरी है वो है OC और OC दूरी आपकी T से संबोधित है। OA जो है U से संबोधित है और BC जो है V से संबंधित है। तो इस प्रकार आपको मिल गया यस बराबर हाफ कोष्ठक में U प्लस B और बाहर गुणे T। अब पुनः यदि आप V की जगह आप अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं U प्लस AT, इससे भी आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा। और अगर T की जगह रखना चाहें V-U बटा A, V-U बटा A, तो T की जगह आप V-U बटा A रख देते हैं तो A आपके बाईं साइड में जाके गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2AS, क्योंकि आगे 1/2 है, वह 2 और यह A दोनों जाके यस में गुणा होगा बाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष आपको बनेगा 2AS और दाहिना पक्ष जो होगा बच्चों वो बनेगा V प्लस U एक कोष्ठक में और V-U दूसरे कोष्ठक। तो गणित के सूत्र से A प्लस B और A माइनस B का जो गुणनफल होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, उसी अनुसार ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आपका ये सूत्र यहाँ पहुँचेगा 2AS बराबर
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस माइनस यू स्क्वायर को आप अगर बाएं भेज देते हैं तो जाके प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हम दाहिने बचेगा केवल वी स्क्वायर। तो इस तरह से आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से आपको ग्राफ से तीसरा सूत्र मिल गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों हम ग्राफ से तीनों वृत्त के समीकरण प्राप्त कर लिए और शेष अगले स्पीच में बताएंगे।